कितना बजट में जो है यूपीएससी प्रिपरेशन हो सकता है? क्या हमें एक ऐसा मेंटर चाहिए जो हमें गाइड करे, या सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है कि यूपीएससी की तैयारी हम कैसे करें, कि सिलेबस का कवर कैसे करें, ऑप्शनल हम कैसे रखें, ठीक है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें। मैं बता दूं, दोज हु आर डूइंग प्रिपरेशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ठीक है, मेंटल टेंशन, रिजेक्शन, ये सब आना एक स्वाभाविक चीज है। खोल दे पंख मेरा, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। खोल दे पंख मेरा, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी ना समझ ए नादा। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी ना समझ ए नादा। जितनी गहराई अंदर है, अभी उतना तूफान बाकी है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मैं व्योमकेश मेहर आप सब लोगों को स्वागत कर रहा हूं आज के इस नवोदयंस टॉक पे। और मैं भी हमेशा से नवोदय का स्टूडेंट रहा हूं, और हमेशा से इसलिए क्योंकि मैं पास आउट हूं जवाहर नवोदय विद्यालय नरला, कलाहंडी, उड़ीसा। लेकिन राइट नाउ आई एम वर्किंग इन अन अकेडमी एज ए यूपीएससी एजुकेटर और आईएएस फैकल्टी के हिसाब से। उसके साथ साथ दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहता हूँ। यहाँ पर कई सारे इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ यूपीएससी बच्चों को। सो दोस्त, मैं नॉर्मली ये टॉक ये बताना चाहता हूँ कि दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, एसएससी, सीडीएस, बैंकिंग एग्जामिनेशन या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या फिर स्टेट पीसीएस क्यों ना हो, तो मैं उन लोगों को एक डायरेक्शन देना चाहता हूँ। यूपीएससी को लेके बहुत सारे मार्केट में हवा बना के रखे हैं कि यूपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है, एवरेज स्टूडेंट का यूपीएससी क्लियर नहीं हो सकता, यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग अंडर द सन। ये संसार में जितना है सब कुछ पता करना है, हमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, फिजिक्स, सीसेट, मैथ्स, इंग्लिश में मास्टरी होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब यूपीएससी प्रिपरेशन करने के लिए आपको हाई लेवल पे आईटी, मेडिकल या फिर हाई लेवल पे परसेंटेज मोर देन 90%, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यूपीएससी में जो कहा जाता है ना कि सिलेबस बहुत वास्ट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूपीएससी में एक लिमिटेड सिलेबस है, एक कम्पैक्ट सिलेबस है, बट हाँ, ये ज़रूर हमें पता होना चाहिए व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी, किस प्रकार से हमें तैयारी करना है। और यूपीएससी में बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है कि हम कौन सा ऑप्शनल रखें, क्या हमारा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसको ही ऑप्शनल रखें, या फिर जो स्कोरिंग है उसको ऑप्शनल रखें। और उसके बाद और भी कन्फ्यूज़न होती है कि यूपीएससी में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें। उसके साथ साथ जो है इतने सारे जीएस, इतने सारी चीज़ें हमें पढ़ना होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, रीजनिंग, हर एक चीज़ है। तो उसको हम किस तरह से पढ़ें? क्या कोचिंग लेना ज़रूरी है? अगर कोचिंग लेना ज़रूरी है, क्या दिल्ली आना ज़रूरी है? ठीक है, कितना बजट में जो है यूपीएससी प्रिपरेशन हो सकता है? क्या हमें एक ऐसा मेंटर चाहिए जो हमें गाइड करे, या सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है? तो बहुत सारे जो है दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूज़न रहता है कि यूपीएससी की तैयारी हम कैसे करें, कि सिलेबस का कवर कैसे करें, ऑप्शनल हम कैसे रखें, ठीक है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें, टेस्ट सीरीज़ कहाँ से करें, कौन सा किताब पढ़ें, कौन सा किताब को छोड़ें, व्हाट टू स्टडी, व्हाट नॉट टू स्टडी। तो ये यूपीएससी हर एक एस्पिरेंट को ये नॉर्मल से क्वेश्चन आना स्वाभाविक है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, दोज हु आर डूइंग प्रिपरेशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ठीक है, मेंटल टेंशन, रिजेक्शन, ये सब आना एक स्वाभाविक चीज़ है आपके में, क्योंकि आप नॉर्मली अच्छे स्टूडेंट होते हैं तब जाके यूपीएससी के बारे में आप सोचते हैं। लेकिन उस स्टेज यूपीएससी प्रिपरेशन के टाइम पे एक ऐसा स्टेज आएगा ना, आपको रियलाइज़ होगा कि यार आपका लाइफ तो एक जगह पे, एक पॉइंट पे आके रुक गया है। आपके दोस्त शादी कर रहे होंगे, आपके दोस्त जो है फॉरेन ट्रिप मार रहे होंगे, आपके दोस्त जो है अलग अलग काम, मतलब कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड घूम रहे होंगे आराम से, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई घर ले रहा होगा, कोई गाड़ी ले रहा होगा, समझ रहे हो। तो ये सब देख के आपके मन में कन्फ्यूज़न होना स्वाभाविक चीज़ है, क्योंकि आपको लग रहा होगा आप चार दीवार के अंदर हो
और आप एक पॉइंट में आके रुक गए हो, ना उससे आगे हो पा रहा है आपका, ना सिलेक्शन हो रहा है, ना उसके पीछे आप जाने के लिए मतलब रेडी हो, आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हो यूपीएससी से, तो एक पॉइंट में आप स्टक हो जाते हो। ये फीलिंग सबका आता है, इवन मेरा भी आया था। लेकिन उस फीलिंग से ओवरकम करने का मैं तरीका बताऊंगा कि किस तरीका से हम किया जाए। और एक चीज़ मैं बता दूं, चाहे किसी भी प्रकार का कोर्स आप करिए, यूपीएससी का 1 साल के प्रिपरेशन में आप जितना पढ़ोगे ना, उतना ज़िंदगी में आप कभी पढ़ ही नहीं सकते। कहने का मतलब है जैसे कि 10th में, +2 में, ग्रेजुएशन में, मास्टर डिग्री में आपने जितना पढ़ा है, यूपीएससी का 1 साल में उससे ज़्यादा आप पढ़ सकते हो। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यहाँ पर है कि मैं बताऊँगा व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, एंड हाउ टू डू, एंड फ्रॉम व्हाट टू डू। कौन सा किताब पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, कौन सा स्ट्रेटेजी अपनाना है, कौन सा स्ट्रेटेजी नहीं अपनाना है। पहले चीज़ मैं बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें जो है नहीं करना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है क्या क्या चीज़ें, व्हाट टू अवॉइड। सबसे पहला चीज़ बताऊँ किस किस चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सा चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए। एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट वो चीज़ें मैं पहले फोकस करूँगा। सबसे पहला चीज़ आता है कि नॉट हैविंग ए क्लियर स्ट्रेटेजी। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़न में होते हैं। कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से होता है, कोई आईटी बैकग्राउंड से होता है, कोई मेडिकल बैकग्राउंड से होता है, कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होता है, कोई मतलब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से होता है। तो आपका बैकग्राउंड अलग अलग हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो कंटेंट का खेल है ना, 5 सब्जेक्ट का खेल है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड करेंट अफेयर्स। चाहे आप मेडिकल फील्ड से हो, चाहे आप आईआईएम पास आउट हो, चाहे आप आईआईटी पास आउट हो, फिर से आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड करेंट अफेयर्स को पढ़ना पड़ेगा और अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। ये 5 सब्जेक्ट में आपने कवर कर लिया अच्छे से, तो फिर एग्ज़ाम आपका है। तो पहला ज़रूरी है कि एक क्लियर स्ट्रेटेजी होना ज़रूरी है। दूसरा गलती क्या करते हैं बच्चे बताएं, कि चेंजिंग द स्ट्रेटेजी फ्रिक्वेंटली। देखो जैसे कि आज कुछ यूट्यूब में उन्होंने वीडियो देख लिया, कुछ सर जो है कुछ अपना स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, कल जो है कोई टॉपर आए, टॉपर जो है अपना स्ट्रेटेजी बता दिया, आपके दोस्त आके बोल रहे हैं कि अरे तुमने करंट अफेयर्स के लिए क्या कर रहे हो, योजना कुरुक्षेत्र नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं होगा, द हिंदू नहीं पढ़ा या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं होगा। तो 10 चीज़ें बताएंगे तो आपका माइंड फिर से कन्फ्यूज़ होता रहेगा। आप कभी सोचोगे नहीं मुझे जो है होल नाइट करना चाहिए, आप कभी सोचोगे नहीं यार दिन में पढ़ना चाहिए। तो आप इस चक्कर में रह जाओगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरह से स्ट्रेटजी करना है। लेकिन मैं ये बता दूं आपको, आप अपने दिमाग से और अपने दिल से जो स्ट्रेटेजी आप अपने लिए सोच रहे हो ना, दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर यू। मतलब मैं एक चीज़ साफ साफ बता देता हूँ, एज ए बीइंग एजुकेटर, एज ए बीइंग आई यूपीएससी फैकल्टी, मैं खुद बताता हूँ, इस बात को एडमिट भी करता हूँ, कोई फैकल्टी, कोई ऑर्गेनाइजेशंस, कोई किताब आप आईएएस नहीं बनाएगा। रिपीट करूंगा मैं, कोई फैकल्टी, कोई किताब और कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको आईएएस नहीं बनाएगा। आईएएस अगर आप बनोगे तो आप खुद ही आईएएस बनोगे, आप खुद ही आईपीएस बनोगे, आप खुद ही आईएफएस बनोगे। कोई दुनिया का कोई ताकत आपको बना नहीं सकता जब तक आप बनना नहीं चाहो। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कि हम लोग ऑनलाइन वीडियोज़ बनाते हैं, उसमें जो 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन का व्यूज़ होता है, मतलब 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख बच्चे देखते हैं। अब जैसे कि ऑफलाइन क्लास करते हैं, एक एक क्लास में 300-400 बच्चे होते हैं। हम किसी के कान में जाकर तो सेपरेटली नहीं बताते ना, या हमारे पास जड़ी बूटी तो नहीं है बेटा कि किसी को दे दें बेटा खा लो तुम्हारा यूपीएससी इस साल पक्का है, समझ रहे हो। ठीक है, तो वो चीज़ें नहीं है। या फिर ये भी बताना नहीं चाहता कि बेटा हाउ टू क्रैक यूपीएससी इन 25 डेज और हाउ टू क्रैक यूपीएससी इन 45 डेज, तो ये भी प्रैक्टिकल नहीं है। देखो यूपीएससी एक लंबा जर्नी है, ये एक लंबा सफ़र है। इस सफ़र में हम लोग आपको साथ देना चाहते हैं, बट प्रोवाइडेड आपका मेंटल लेवल उस लेवल तक होना चाहिए। यहाँ पर सबसे बड़ा ज़रूरी चीज़ है आपका कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो फिर आपका जो हार्डवर्क का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहला चीज़ है अपने आप पे भरोसा करिए और अपना स्ट्रेटेजी पे स्ट्रिक्ट रहिए, जो आप सोचते हो दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर यू। हाँ, और एक चीज़ यूपीएससी में दिक्कत होती है बच्चों का कि वो अपना नोट्स जो है खुद नहीं बनाते हैं, नॉट प्रिपेयरिंग देयर ओन नोट्स। देखो नोट्स इज मस्ट। पहला चीज़ उसका रेलिवेंट आपका जब एग्जामिनेशन पास में आएगा ना, तब आपको पता चलेगा। आप कोई भी वीडियोस देखते हो, कोई भी किताब पढ़ते हो, आप उसका नोट्स ज़रूर बनाइए।
नोट ऐसे बनाना है, ऐसा नहीं कि नोट डिटेल में आप बनाओ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप नोट्स बनाओगे, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में नोट्स बनाओगे, ठीक है, आपको ये बताना है कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ से लिया गया, कंसेप्ट फेडरल सिस्टम ऑफ द कोर्ट कहाँ से लिया गया था, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट क्या है, उसके साथ साथ फेडरल से ये जो सुप्रीम कोर्ट इनागोरेट हुआ था, कि कब इनागोरेट हुआ था। जैसे कि फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट वाज इनागोरेटेड ऑन 28 जनवरी 1950, या फिर सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 5 में उसको ऐसे इतना लिखने की जरूरत नहीं कि सुप्रीम कोर्ट इज इंक्लूडेड इन पार्ट 5th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिंपली लिख लो पार्ट 5th। ये लिखने की जरूरत नहीं कि सुप्रीम कोर्ट इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 124 टू 147 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, सिंपली आर्टिकल 124 टू 147, लाइक दिस। कहने का मतलब इतना सा है कि आप एक शॉर्ट तरीके से अपना नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने का फ़ायदा क्या है कि जब आप मेंस की तैयारी करोगे, प्रीलिम्स तो ऐसे भी क्लियर हो जाएगा, आप सीरियस हो तो प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, बट जब आप मेंस की तैयारी करोगे तब आपको पता चलेगा कि आपने क्या मेहनत किया है और नोट्स पे आपने जो फोकस किया था उसका रेलिवेंसी क्या है। एग्ज़ाम में जब बैठोगे तब पता चलेगा। जितना अच्छा नोट बनाओगे, जितना ज़्यादा नोट बनाओगे, उतना एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आपका दिमाग तो विवेकानंद जी की तरह ब्रेन तो है नहीं कि हर एक चीज़ें जो है आप पढ़ोगे तो एक बार में फ़िल्टर, एक बार में आप जो है सारा चीज़ें जो है मेमोराइज़ कर लोगे। तो इतना सारा चीज़ें, इतना सारा कंटेंट जो है एक साथ याद नहीं रहता है। उसके लिए आप नोट्स बनाए, सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स बनाइए। कम से कम ये 5 टॉपिक में जो बता रहा हूँ आप लोगों को, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स का तो नोट होना ज़रूरी है। और एक दिक्कत क्या होता है कि बच्चे जो है रेगुलर लेवल पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर आप मुझे सवाल करते हो कि सर एक चीज़ बताइए जिससे मैं यूपीएससी में टॉप 10, टॉप 20 या टॉप 100 रैंक में आ सकता हूँ या आ सकती हूँ, तो मेरा एक ही आंसर होगा, आपका आंसर राइटिंग। जितना अच्छा आंसर राइटिंग लिखोगे उतना अच्छा रैंक मिलेगा, इतना अच्छा रैंक मिलेगा। आप भले ही आप स्टूडेंट एवरेज हो, लेकिन आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अच्छा है तो आपका रैंक जो है बहुत अच्छा आएगा। और एक सबसे बड़ा मिस्टेक जो यूपीएससी एस्पिरेंट करते हैं कि उनको लगता है कि खाली पढ़ाई करेंगे तो यूपीएससी क्लियर हो जाएगा। ये आपका वन डे प्रिपरेशन नहीं है या बैंकिंग एसएससी प्रिपरेशन नहीं है कि आप खाली पढ़ाई करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर आपको पता होना ज़रूरी है व्हाट टू स्टडी, व्हाट नॉट टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी। मतलब एग्ज़ाम के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है, खाली सिलेबस नहीं, कि एग्ज़ाम आपसे क्या एक्सपेक्टेशन करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अलग अलग एग्जामिनेशन यूपीएससी आपको अलग अलग चीज़ों का डिमांड करता है। फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स में देखो, प्रीलिम तो सबसे इजी चीज़ है क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने रहता है और आंसर भी आपके सामने रहता है। अगर आपने सही तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर 10 से 15 साल का आपने किया हुआ है प्रैक्टिस, तो आपको प्रीलिम्स में क्लियर करना बहुत आसान होगा क्योंकि क्वेश्चन भी आपके पास है और आंसर भी आपके पास है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि अगर क्वेश्चन में पूछा है, यूपीएससी क्वेश्चन में पूछा है कि फॉलोइंग में से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है बताना है। एक नॉर्मल चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पर पूछा गया कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और 4 स्टेटमेंट से मैं बता दूँ जो सबसे करेक्ट लग रहा होगा वही इनकरेक्ट स्टेटमेंट होता है। उसका उल्टा एक पॉइंट बता दूं, अगर यूपीएससी ने पूछा है कि फॉलोइंग में से आपको चूज करना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, मैं बता दूं 4 स्टेटमेंट से जो सबसे इनकरेक्ट लगता है वही जो है करेक्ट स्टेटमेंट होता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये कैसे पता चलेगा आपको? ये तभी पता चलेगा आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। उसके साथ साथ आपके साथ जो है सिलेबस होना ज़रूरी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि इकनॉमी की बात करें, इकनॉमी मार्केट में किसी का भी किताब ले लीजिए, चाहे आईसी धिंगरा का ले लीजिए, चाहे दत्तन सुंदरम जी का ले लीजिए, चाहे जो है किसी भी प्रकार का इकनॉमी में जो फेमस किताब है, किसी भी प्रकार का राइटर का, दत्तन सुंदरम हो सकता है, आईसी धिंगरा हो सकता है, मतलब वो किसी भी राइटर का ले लीजिए, वो सारे जो है 400 से ज़्यादा पेजेस का किताब है। लेकिन यूपीएससी में 400 पेजेस की इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ से 40% भी आप पढ़ाई करते हो तो आपका सिलेक्शन होता है। तो यहाँ सबसे बड़ा ज़रूरी होता है कि एग्ज़ाम आपसे क्या एक्सपेक्टेशन करता है। और जैसे कि मेंस की अगर मैं बात करूँ, मेंस में भले ही आपका नॉलेज एवरेज हो, लेकिन आपका जो प्रेजेंटेशन है वो ज़बरदस्त होना चाहिए। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल टॉपिक आता है कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बताइए। कौन है ऐसा एस्पिरेंट है जो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में नहीं पता होगा, नारी सशक्तिकरण के बारे में?
तो यहाँ पर पता होना ज़रूरी नहीं है, आपको हर एक एंगल में उसको एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी है। क्लियर है? यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का और एक कन्फ्यूज़न होता है कि यहाँ पर वो अरिस्टोटल बनना चाहते हैं, चाणक्य बनना चाहते हैं, शेक्सपियर बनना चाहते हैं। ठीक है, ये नहीं बनना है हमें। यहाँ पर ना ही हमें ग्रेट, मतलब ऐसा नहीं है कि हमें पूरा अरिस्टोटल बनना है या प्लाटो बनना है या फिर कार्ल मार्क्स बनना है, ऐसा इतना नॉलेज नहीं चाहिए। और एक सब्जेक्ट में हमें पूरा मास्टरी नहीं चाहिए। देखो यूपीएससी का क्वालिफिकेशन कितना है, ग्रेजुएट होना चाहिए, तो आपको उस लेवल का कोर्स ही चाहिए। कुछ बच्चे सोचते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री है, हिस्ट्री 5 टॉपिक में डिवाइडेड है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। अगर मतलब हिस्ट्री पढ़ोगे 5 सब्जेक्ट को, तो आप मतलब 5 साल भी पढ़ोगे तो वो सिलेबस ख़त्म नहीं होने वाला। और हिस्ट्री में ऐसा आप क्या पढ़ लोगे 1 साल के अंदर, जो प्रोफेसर हिस्ट्री पढ़ के खुद हिस्ट्री हो गया हो, वही आपका पेपर चेक करने वाला। तो आप जितना भी पढ़ लो, कोई प्रोफेसर जो आपका यूपीएससी का पेपर हिस्ट्री वाला जो चेक करेगा ना, उसने हिस्ट्री में मास्टर डिग्री किया होगा, उसने हिस्ट्री में पीएचडी कर रखे होंगे, उन्होंने हिस्ट्री को कम से कम भी 30-40 साल पढ़े होंगे। और आप 1-2 साल में क्या ही हिस्ट्री पढ़ लोगे। जो हिस्ट्री पढ़ के खुद इतिहास बन गए हैं, खुद हिस्ट्री बन गए हैं, वही आपका पेपर चेक करेंगे तो आप उसको इम्प्रेस कर पाओगे। कहने का मतलब है, आप 2 साल में इतना कुछ नहीं कर पाओगे कि उनको इम्प्रेस करोगे। इम्प्रेस करने की बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर हमें सिलेक्शन पे टारगेट रखना है। और एक चीज़ होती है कि बहुत सारे बच्चे जो है 100 में से 100 लाने की कोशिश करते हैं। सो जस्ट फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत किताब को पढ़ेंगे, फिर बोलेंगे सर ये क्वेश्चन तो लक्ष्मीकांत की किताब से नहीं आया था। बेटा, दुनिया का किसी भी किताब पढ़ लो, 100 में से 100 क्वेश्चन तो नहीं आने वाला। कोई भी फैकल्टी, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी किताब ये दावा नहीं करता है कि उसमें से ही 100% चीज़ें आएगा। और ये समझते समझते आपको 2-3 साल लग जाते हैं ये रिसर्च करते हुए। तो कहने का मतलब है, सबसे बड़ा यहाँ पर गेम है कि आप रिसोर्सेज लिमिटेड रखिए, लिमिटेड रिसोर्सेज लगे। फॉर एग्जांपल पॉलिटी में, फॉर एग्जांपल एम लक्ष्मीकांत जी का भी, डी बसु जी का भी है, सुभाष कश्यप जी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, एनसीईआरटी है, कोई किताब खराब नहीं है। बट आपको अगर लक्ष्मीकांत किताब जो है सफिशिएंट लग रहा है, तो बाकी सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये भी मानता हूँ कि लक्ष्मीकांत जो है 100% सफिशिएंट नहीं है, बट बाकी किताब के मामले में तो बेस्ट है। आपका यूपीएससी क्लियर तो हो सकता है। यूपीएससी को आप ठीक से देखोगे ना, 100 क्वेश्चन में से आपको 60% भी आप लाते हो तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है। इसलिए ये स्पेसिफिक होना ज़रूरी है कि लिमिटेड रिसोर्सेज, मतलब मैं कहता हूँ हमेशा लेस इज़ मोर। लेस इज़ मोर का मतलब है जितना कम पे फोकस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा से प्रिपरेशन कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको पूरा जो है साइंटिस्ट नहीं बनना है या फिर मैथमेटिशियन नहीं बनना है, यहाँ पर जितना चाहिए उतना ही पढ़ना है। उसके साथ साथ बच्चा और एक मिस्टेक करता है, मैंने देखा है कि न्यूज़पेपर को 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा देते हैं एंड अपने आप को बोलते रहते हैं कि दे आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। अब आप न्यूज़पेपर को देख लीजिए, तो न्यूज़पेपर में इतने सारे कंटेंट है, इतने सारी चीज़ें हैं, क्या पॉसिबल है कि आप जो है उसको 4 घंटा भी पढ़ाई करो तो उसको ख़त्म कर पाओगे? लेकिन हमें क्या करना है, हमें यूपीएससी एस्पिरेंट जो चीज़ें हमें चाहिए वही उस पर फोकस्ड करना है। फॉर एग्जांपल आप हिंदू पेपर पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर केवल हेडिंग देखिए कि आज का हेडलाइंस में क्या है, नेशनल में हेडलाइन क्या है, इंटरनेशनल में हेडलाइन क्या है, इकोनॉमिक में क्या है, उसके साथ साथ स्पोर्ट्स में क्या है। ये कुछ चीज़ें हैं और उसके साथ जो 3 एडिटोरियल है, कम से कम 1 एडिटोरियल पढ़िए। आप अगर मुझे बोल दो कि मैं 3 एडिटोरियल ख़त्म कर दूंगा, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। आप एक देखिए, एक जो आपको रेलिवेंट लगता है उसको करिए। मैं तो कहता हूँ 45 मिनट से लेकर 1 आवर तक जो है आप न्यूज़पेपर में दीजिए, उससे ज़्यादा मत दीजिए। अगर ज़्यादा पढ़ना है आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सब सब्जेक्ट पे फोकस करिए, क्योंकि ट्रेडिशनल पढ़ने के बाद ही आप करेंट को टच कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको पहले ट्रेडिशनल टॉपिक पढ़ना चाहिए, उसके बाद करंट अफेयर्स में जाना चाहिए। उसका रीज़न क्या है? फॉर एग्जांपल आप आरबीआई की बात कर रहे हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहे हो, तो अगर आपको नहीं पता कि बैंक रेट क्या होता है, बेस रेट क्या होता है, दोनों में डिफरेंट क्या होते हैं, अगर आपको नहीं पता कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, आपको नहीं पता, तो बैंक में जो चीज़ें चल रहे हैं, आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ है, आप उसको कैसे समझोगे? तो करंट में चीज़ों को समझने के लिए हमें ट्रेडिशनल समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए एंड पर्टिकुलरली जो अभी ग्रेजुएशन में है या फिर जो अभी 10th या +2 में है,
तो उनको पहले ट्रेडिशनल टॉपिक पे फोकस करना चाहिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। उसके बाद जिस साल आप तैयारी करोगे उस साल का आप जो है करंट अफेयर्स आप तैयारी करना। और सबसे बड़ा खासियत तो ये है यूपीएससी प्रिपरेशन करने का, यहाँ पर कुछ नुकसान नहीं होने वाला है आपका। यूपीएससी प्रिपरेशन करोगे, सबसे पहला चीज़ है मेंटली स्ट्रांग बनोगे। वर्ल्ड पूरा दुनिया वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स में आपकी अलग लेवल पे पकड़ होगी। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सब लोग आईएएस ऑफिसर बनोगे, लेकिन अगर आईएएस ऑफिसर नहीं भी बनते हो ना, किसी भी फील्ड जाते हो ना, उस फील्ड में आप सक्सेस हासिल करोगे, ये मेरा गारंटी है। देखो यूपीएससी में एक चीज़ ज़रूरी होता है कि बार बार लगातार प्रैक्टिस करना है। जो लोग यूपीएससी दे रहे हैं और जो टेस्ट सीरीज दे चुके हैं पर्टिकुलरली, या आंसर राइटिंग दे चुके हैं, तो टेस्ट सीरीज में 100 में से आपके कभी कभी 10 मार्क आते होंगे, 15 मार्क आते होंगे, 20 मार्क आते होंगे, 25 मार्क आते होंगे। आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते होंगे। कभी कभी आंसर राइटिंग में आपका अच्छा आंसर नहीं बन पाता होगा, लेकिन उसका सॉल्यूशन ये है कि बार बार लगातार आप प्रैक्टिस करिए। कोई माँ के पेट से जो है एक्सपर्टाइज राइटर नहीं होता। राइटर बनने के लिए ऐसा नहीं है कि मंडे से या ट्यूसडे से अचानक यू विल बी ग्रेट राइटर, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए ना बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत सारी मेहनत करना। जैसे कि एक कहावत है ना, ज़मीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख। ज़मीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख। हौसलों के तरकस में कोशिश की वो तीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिश की वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, बट फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। कहने का मतलब है जितना सारा टेस्ट दोगे, अगर सफल नहीं भी होता है तो बार 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 लगातार वही टेस्ट देना है, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगा। सक्सेस, यूपीएससी का सक्सेस जो है एक दिन का गेम नहीं है। आपको 2 साल कंटिन्यूसली लगातार जो है मेहनत करनी पड़ेगी। हम नवोदयन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ये है कि हम लोगों का जो सिलेबस है, एनसीईआरटी है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर। कोई भी फैकल्टी को पूछ लीजिए, कोई भी कोचिंग में जाइए, सबसे पहला रिकमेंडेशन करेंगे एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक। और हम लोग इतना लकी हैं कि हम जो यूपीएससी में पढ़ते हैं वही हम लोग का सिलेबस में है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, जो अगर अभी नवोदय में पढ़ भी रहे हो, चाहे वो 6th हो, 7th हो, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th स्टैंडर्ड में भी हो, और अगर पास आउट भी हो, तो सबसे पहला काम करिए उस नवोदय के एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़िए। और ट्रस्ट मी, उस टाइम पे हम जब स्टूडेंट थे, हमें उस टाइम पे किसी ने बताया होता तो मैं आज शायद आईएएस ऑफिसर भी बन सकता था। लेकिन उस टाइम पे इतना हमें ध्यान नहीं था कि यार ये जो किताब है इतना ज़्यादा रिलेवेंट है यूपीएससी में। मैं बता दूं, पूरा लाइन टू लाइन जो है एनसीईआरटी किताब से आती है यूपीएससी एग्जामिनेशन में, तो आपको बहुत रेलिवेंट है। अगर मैं बता दूं, जैसे कि ये 4 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, हो सके तो 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए। आप जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हो उसको दोबारा पढ़ लीजिए। और एक चीज़ हम लोग नेगलेक्ट करते हैं कि 9th क्लास की एनसीईआरटी और 11th क्लास की एनसीईआरटी को हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि 9th क्लास और 11th क्लास में बोर्ड एग्जाम तो होता नहीं है। बोर्ड एग्जाम नहीं होने की वजह से हम लोग सोचते हैं कि 10th और 12th को हम लोग अच्छा से पढ़ते हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम है। बट यूपीएससी में सबसे ज़्यादा रिलेवेंट है 9th क्लास की एनसीईआरटी और 11th क्लास की एनसीईआरटी, 4 सब्जेक्ट में, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में। और एक चीज़ मैं उसके साथ ऐड करना चाहूँगा कि जो साइंस बैकग्राउंड से हैं और जो 11th और 12th क्लास का एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं, और लास्ट तौर पर जो लास्ट के चैप्टर होते हैं उसको आप नेगलेक्ट कर देते हो, पर्टिकुलरली फिजिक्स और बायोलॉजी में, तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। उसमें क्या होता है कि लास्ट के जो चैप्टर है आपके एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड होती है, जो आपको बहुत रिलेवेंट होती है। और आप देखना प्रीवियसली क्वेश्चन में उठा के देखिए, उससे ज़्यादातर क्वेश्चन आए हैं। तो इसलिए चाहे आपका साइंस बैकग्राउंड हो, चाहे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो या केमिस्ट्री पढ़ रहे हो या बायोलॉजी पढ़ रहे हो, या फिर आपका आर्ट्स बैकग्राउंड और भी ज़्यादा रिलेवेंट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, एनसीईआरटी किताब को पूरा अगर 6 से 12 तक अगर ना हो पाए तो कम से कम 11th और 12th का एनसीईआरटी को पूरा मक्खन की तरह चाट लीजिए, पूरा डिटेल में पढ़िए, लाइन टू लाइन पढ़िए, ताकि जब आपका ये मतलब नवोदय 12th कंप्लीट हो जाए तब आप एनसीईआरटी में कम से कम मास्टर हो।
और जो जो बच्चा अभी प्लस टू ख़त्म करने के बाद ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो, या फिर जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एक चीज़ है, आप अगर दिल्ली आओगे, दिल्ली में आपको पता है दिल्ली कोचिंग का फीस है कम से कम जो है कोई भी फेमस ऑर्गेनाइजेशन में 2.5 लाख है। 2 लाख जो है जीएस पेपर और 50,000 जो है ऑप्शनल पेपर। बट मैं भी नवोदय हूँ, जवाहर नवोदय विद्यालय नरला, उड़ीसा से पास आउट हूँ। मैं रहता हूँ मुखर्जी नगर दिल्ली में। मैं आप लोगों को फ्रीली कंप्लीटली फ्रीली आपको मेरी तरफ से प्रॉपर गाइड करूँगा, प्रॉपर मेंटरशिप मेरे तरफ से मिलेगा। कौन सा किताब पढ़ना है, कौन सा किताब नहीं पढ़ना है, कौन सा ऑप्शनल रखना है, कौन सा नहीं रखना है, किस तरह से स्ट्रेटेजी बनाना है, टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करना है, और किस तरह से एनसीईआरटी पढ़ना है, किस तरह से सिलेबस पढ़ना है, मेंस राइटिंग प्रैक्टिस किस तरह से करना है, प्रीलिम्स और मेंस को साथ में किस तरह पढ़ना है, मैं डिटेल में आपको गाइड करूंगा। और ये बाकी लोगों के लिए फ्री नहीं है, केवल एंड केवल नवोदय स्टूडेंट के लिए फ्री है। और नवोदय का मतलब केवल उड़ीसा नवोदय नहीं है या यूपी नवोदय नहीं है, ऑल ओवर इंडिया के जितने भी नवोदय हैं सबके लिए मेरी तरफ से मेंटरशिप फ्री है। ऊपर से मैं बता दूं, जितने भी दोस्त हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी या अपना कोई रिलेटिव अगर यूपीएससी तैयारी कर रहा है, तो नीचे जो है कमेंट करके बताइए आप कौन सा नवोदय से हैं और कौन सा ईयर पास आउट है और आपका ऑप्शनल क्या है। ये 3 चीज़ आप नीचे कमेंट करके बताइए। जितना ज़्यादा कमेंट आएगा, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कम से कम 1000 स्टूडेंट जो है नीचे कमेंट करें। जितना ज़्यादा कमेंट आएगा उतना ज़्यादा पर्सनली हम आपको गाइड करेंगे, और पर्सनली जो नवोदय टॉक्स है पर्सनली आपसे कंटैक्ट करेगी, टीम आपसे कंटैक्ट करेगी, या मेरे तरफ से जो टीम है, हमारा जो टीम है कंटैक्ट करेगी, और आपको आपके हिसाब से हम लोग आंसर देने की पूरा कोशिश करेंगे। ये हम लोगों का प्रयास रहेगा। ये वीडियोस खाली हम लोग केवल आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं, आपको हेल्प करने के लिए, आपको आपके लेवल पे हेल्प करने के लिए कोशिश करेंगे। और एक चीज़ मैं बता दूँ, कोई आईटी बैकग्राउंड हो सकता है, कोई मेडिकल बैकग्राउंड हो सकता है, किसी का कॉमर्स बैकग्राउंड हो सकता है, वो उसने 10th, मतलब ये सब बैकग्राउंड वाले क्या है ना, 10th के बाद आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स तो टच ही नहीं किया होगा। अब क्यों ही टच करोगे यार, आपको तो सर्जन बनना था, आपको तो बड़े लेवल पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना था, आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स को क्यों पढ़ोगे, जाहिर सी बात है। लेकिन मैं आपको पूरा बेसिक से आप लोगों को समझाऊंगा, किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, और ये हमारी टीम जो है आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेगी इस मामले में। आप नीचे जो है कमेंट कर सकते हो। जैसे कि कहते हैं ना, चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा। चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। तो दिक्कत ही क्या है? तो यहाँ पर हमें कोशिश करने में दिक्कत क्या है कि हम जो है कोशिश अगर सही डायरेक्शन में करें तो हमें, भले ही हम आईएएस ऑफिसर, मैं ये नहीं बोला कि हर एक बंदा जो है आईएएस ऑफिसर बन जाएगा, नहीं भी बनते हैं तो हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन हो सकते हैं। थैंक यू।